हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि मैं BHO BCom के लिए आपको कुछ वीडियो सीरीज देने जा रहा हूँ। अकाउंटेंसी से आपको पता है कि 15 क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं और 15 क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो कि अकाउंटेंसी का ही पार्ट है, उससे भी 15 क्वेश्चन आपके आने हैं। तो आज हम अकाउंटेंसी का पहला वीडियो आपको देने जा रहे हैं। बेटा आप एक काम कीजिएगा, साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते चलिएगा और ये वीडियो सीरीज जो मेरी है, याद रखिए सिर्फ और सिर्फ आपके एंट्रेंस के लिए बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना पहला वीडियो जो कि अकाउंटेंसी का है, अकाउंटेंसी का पहला वीडियो आइए देखते हैं। बेटा सबसे पहले हम बेसिक से शुरू से स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th आपने पढ़ा है, याद भी होगा आप सबको, सर कुछ को तो भूल गया। हाँ चलिए कोई बात नहीं। आइए अकाउंटेंसी के फादर लूका पैसियोली को बोला जाता है बेटा, जो कि इटालियन है, उनको अकाउंटेंसी का फादर बोला जाता है। तो क्या सर इन्होंने ही अकाउंटेंसी को खोजा था? पहली बार इन्होंने ही हमें बताया था कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे होगा, या कुछ और? नहीं बेटा, मर्चेंट जो थे वेनिस के जो व्यापारी थे वो बहुत पहले से ही अकाउंटेंसी का यूज करते आ रहे हैं। लूका पैसियोली की एक बुक जो कि 1494 में बेटा पब्लिश हुई थी, उस बुक में इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। इसी वजह से उससे पहले कोई भी बुक ऐसी नहीं थी जिनमें डबल एंट्री सिस्टम की बात की गई हो, जिसमें कंप्लीट अकाउंटेंसी की बात करी गई हो, ऐसी कोई बुक नहीं थी। तो पहली बुक जो पब्लिश हुई 1494 में बेटा किसके द्वारा? लूका पैसियोली की बुक थी, इटालियन थे, अकाउंटेंसी की बुक थी और बुक का नाम था बेटा सुमा दे अर्थमेटिया जियोमेट्रिया प्रोपोर्शनी एट प्रोपोर्शनैलिटा। बुक का नाम थोड़ा अजीब है, आपको याद नहीं करना, आप देखोगे वैसे एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, आप ऐसे ही देख के समझ जाओगे, एक दो बार गो थ्रू हो जाइए। ठीक, तो चलिए आइए आगे पढ़ते हैं बेटा। अकाउंटेंसी होता क्या है? Accountancy is the process of recording, classifying, summarizing and communicating the financial information. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको क्लासिफाई करना, उनको समराइज करना, उनको कम्युनिकेट करना। किस तक? तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो यूजर होते हैं बेटा उन तक, फॉर मेकिंग रेशनल डिसीजन अबाउट द एंटिटी, ताकि वो रेशनल डिसीजन ले सके एंटिटी के बारे में, बिजनेस के बारे में। इसको बोला जाता है अकाउंटेंसी। तो अब देखिए अकाउंटेंसी के फंक्शन और प्रोसेस की बात करते हैं हम। अकाउंटेंसी जो स्टार्ट होता है बेटा वो कब स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है? देखिए सबसे पहला काम अकाउंटेंसी में हमको क्या करना पड़ता है? ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन। देखिए सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी में उन्हीं इवेंट्स को, उन्हीं ट्रांजैक्शन को प्लेस मिला हुआ है जो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में मेजरेबल हैं। जो मेजरेबल नहीं है मॉनेटरी टर्म में, उनको अकाउंटेंसी में कोई प्लेस नहीं दिया गया। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस बेटा ग्रो कर रहा है, सरवाइव कर रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, उसके ब्रांचेज ओपन हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं उसके मैनेजर की मेंटल एबिलिटी भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मेंटल एबिलिटी का। लेकिन उस मेंटल एबिलिटी को कहीं भी अकाउंट में कोई भी प्लेस नहीं मिला हुआ है। अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ प्लेस मिलता है ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसे इवेंट जिनको मनी के टर्म में मेजर किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलिए। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन, तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम बात करेंगे बेटा रिकॉर्डिंग। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें, और रिकॉर्डिंग जो है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना एक आर्ट है, एक कला है बेटा। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अकाउंटेंसी साइंस है कि आर्ट है, तो आप बोलोगे कि अकाउंटेंसी साइंस और आर्ट दोनों है। आर्ट रिकॉर्डिंग में आ गया, और साइंस क्यों? क्योंकि बेटा इसके भी अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि साइंस में आपने पढ़ा हो। ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग एक आर्ट है, एक बुक होती है। इस बुक के बारे में लगभग सारे लोग फैमिलियर हो। उस बुक को हम जनरल बुक बोलते हैं।
उन जनरल बुक में ट्रांजैक्शन पहली बार रिकॉर्ड किए जाते हैं और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसी को बोला जाता है बेटा। प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग भी जनरल को ही बोला जाता है। तो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम जनरल में। जनरल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। सपोज कीजिए कि एक फर्म जो कि बहुत ही लार्ज स्केल पे ऑपरेट करता है, उसके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन वो डेली बेसिस पे कर रहा है। ऐसे बिजनेस के लिए जनरल सिर्फ और सिर्फ जनरल सफिशिएंट नहीं होता सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ऐसे केस में हम जनरल को कुछ सब्सिडरीज बुक में बांट देते हैं और वो सब्सिडरी बुक है बेटा कैश बुक, जो कि कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। परचेज बुक जो कि क्रेडिट परचेज को, याद रखिएगा अगर कैश परचेज हो जाएगा तो कैश बुक का आइटम हो जाएगा। परचेज बुक सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करता है। सेल्स बुक ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करता है। परचेज रिटर्न बुक वो परचेज जो कि हमने क्रेडिट पे करा था, अगर हम उसको रिटर्न कर रहे हैं तो उसको हम परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और ऐसे सेल्स जो हमने क्रेडिट पे करे थे, अगर वो रिटर्न आता है तो उसको हम सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ये है सब्सिडरी बुक। तो ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। अब आइए, अब हम बात करते हैं, हमारा रिकॉर्डिंग हो गया, रिकॉर्डिंग से पहले आइडेंटिफिकेशन था। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है बेटा? क्लासिफिकेशन जो भी ट्रांजैक्शन जनरल में पास हुए हैं, सब्सिडरी बुक में पास हुए हैं, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो सिमिलर नेचर के होते हैं। जैसे हमारे एक कस्टमर है मोहन नाम से, और मोहन रेगुलर बेसिस पे हमसे ट्रांजैक्शन करता है, तो बेटा लार्ज नंबर ऑफ जनरल एंट्री पास किए गए होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन जो सिमिलर नेचर के हैं उनको एक अकाउंट में स्टोर करके या फिर रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम बोलते हैं बेटा लेजर अकाउंट। और लेजर अकाउंट जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रिकॉर्ड करता है, क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करता है सारे ट्रांजैक्शन को। ये बात करते हैं। चलिए, हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड भी कर लिया, क्लासिफाइड भी कर लिया। अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन को समराइज करने। ट्रांजैक्शंस को समराइज करना क्यों जरूरी है बेटा? अगर हम चाहते हैं कि ट्रांजैक्शन को इंटरप्रिटेबल बनाया जाए, ऐसा बनाया जाए कि जिससे वो डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प कर सके, तो ट्रांजैक्शंस जो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हैं उनको समराइज करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, जो क्लासिफाइड डाटा जिसको हमने यहाँ पे क्लासिफाइड किया था, क्लासिफाइड डाटा को इस मैनर में प्रेजेंट करते हैं ताकि वो क्या करे, हमको डिसीजन लेने में हेल्प करे। तो इसको बोला जाता है बेटा समराइजिंग। और जब हम समराइजिंग करते हैं तो लेजर को बैलेंस करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीन चीजें बनाई जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आप सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट को देख के, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, फ्यूचर ग्रोथेबिलिटी कैसी है, ये आप एस्टिमेट कर सकते हो। तो ये समराइजिंग इस चीज में हमारी हेल्प। अब देखो, समराइजिंग के ही बेसिस पे हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये जरूरी क्यों है? ताकि हम डिसीजन ले सके। अब हमने बैलेंस शीट देखा एक फर्म का, उसमें हम पोटेंशियल इन्वेस्टर है, उस पर्टिकुलर कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, तो मैंने सबसे पहले बैलेंस शीट लिया, बैलेंस शीट को एनालाइज किया और मैंने एक मीनिंगफुल डिसीजन क्रिएट करा कि हाँ मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, नहीं दिखती तो मैं नहीं करूंगा। ये चीज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में किया जाता है। और फाइनली बेटा जो लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेशन। अकाउंटिंग कम्युनिकेट फाइनेंशियल पोजीशन एंड इफिशियंसी ऑफ बिजनेस टू द स्टेक होल्डर। सबसे पहले बेटा देखिए स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? वो लोग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे क्रेडिटर, बैंकर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, ये लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है बेटा, उन लोगों को हम स्टेक होल्डर या इंटरेस्टेड पार्टी बोलते हैं। तो अकाउंटिंग का ये भी काम है कि वो कम्युनिकेट करे, बताए फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है फर्म का, इफिशियंसी कैसी है बिजनेस की, इसके बारे में वो स्टेक होल्डर को बताए। ये भी काम होता है हमारे अकाउंटिंग का। चलिए तो बच्चों अब पढ़ते हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी।
देखिए, बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है इन तीनों कॉन्सेप्ट को लेके। सब समझते हैं कि तीनों एक ही चीज़ है, बट बेटा देयर इज़ क्वाइट डिफरेंट बिटवीन ऑल अमंग देम। तो आइए बुक कीपिंग पहले समझते हैं कि बुक कीपिंग क्या होता है, फिर हम अकाउंटिंग समझेंगे, फिर अकाउंटेंसी समझेंगे। बुक कीपिंग एक आर्ट है ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, उनको क्लासीफाई करने का। किस चीज़ में रिकॉर्ड और क्लासीफाई होते हैं? तो बेटा एक सेट ऑफ बुक्स में क्लासीफाई होते हैं। तो अल्टीमेटली बुक कीपिंग क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करता है बेटा? तो बुक कीपिंग इंक्लूड क्या करता है? आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट। आइडेंटिफिकेशन मतलब सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो मॉनेटरी टर्म में मेजर हो सकते हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। उन ट्रांजैक्शनों की मॉनेटरी वैल्यू क्या है उस चीज़ को मेज़र किया जाता है। जनरल एंट्री पास की जाती है और लेजर पोस्टिंग की जाती है। यहाँ तक की सारी चीज़ें बुक कीपिंग में आती है। तो आई होप कि आप सबको बुक कीपिंग क्लियर हो गया होगा। अकाउंटिंग क्या होता है? तो देखिए, इट इंक्लूड बुक कीपिंग। अकाउंटिंग जो बड़ा कॉन्सेप्ट है जो बुक कीपिंग को अपने अंदर रखता है, इसके अलावा अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें, 3 और चीज़ें अकाउंटिंग में इसके अलावा आती हैं। पहली चीज़ हो गई बेटा समराइजेशन। समराइजेशन जैसा कि आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो भी क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन होते हैं उनको समराइज़ किया जाता है ताकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। तो उसके लिए समराइजेशन में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप सब जानते हैं, 3 तरह के अकाउंट्स, 2 तरह के अकाउंट्स और एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। इसमें आपको पता है कि बैलेंस शीट जो कि एक स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, इन तीनों चीज़ों का कंस्ट्रक्शन समराइजेशन में ट्रायल बैलेंस के साथ साथ होता है। अब देखिए बेटा, उन समराइज ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं? एनालाइज एंड इंटरप्रेट करते हैं ताकि हम डिसीजन ले सकें और फिर उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बनता है वो कम्युनिकेट करता है कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एफिशिएंसी क्या है बिजनेस की, ये स्टेक होल्डर्स को ये चीज़ इन्फॉर्म करता है। तो अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग से बड़ा कॉन्सेप्ट है। बुक कीपिंग के सारे मैटर्स, सारे मटेरियल इसके अंदर आते हैं, बुक कीपिंग के सारे एलिमेंट इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा ये 3 और चीज़ों को अपने अंदर इंक्लूड करता है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो बेटा समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग। अब देखिए, बुक कीपिंग क्लियर, अकाउंटिंग क्लियर। अब बात करते हैं बेटा अकाउंटेंसी क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, रेफर्स टू सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स की सिस्टमेटिक नॉलेज, वो प्रिंसिपल्स जिनके बेसिस पे ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाइड होते हैं, मेजर होते हैं, जनरल पास किया जाता है, लेजर में पोस्ट होते हैं, समराइज किया जाता है, इंटरप्रेट एंड एनालिसिस की जाती है, कम्युनिकेट किया जाता है। उन सारे प्रिंसिपल, उन सारे टेक्निक्स की एक सिस्टमेटिक नॉलेज है अकाउंटेंसी। तो बेटा अकाउंटेंसी बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों को अपने अंदर इंक्लूड करके रखता है। अकाउंटेंसी इम्फेसिस करता है हाउ टू मेंटेन अ बुक ऑफ अकाउंट्स, कि बुक ऑफ अकाउंट जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है। समराइजेशन जो हम कर रहे हैं अकाउंट्स की, वो समराइजेशन हम कैसे कर रहे हैं, एनालिसिस कैसे कर रहे हैं और कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको बताता है अकाउंटेंसी। तो बेटा हम कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी इज इक्वल टू बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग। इस पे थोड़ा सा और ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, इस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है कि अकाउंटेंसी इज इक्वल टू बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग। अच्छा, ये तो रही बात बेटा अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग की। आई होप कि आप लोग बेसिक सा जो डिफरेंस है अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में वो समझ गए होंगे। चलिए अब आपको बताता हूँ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिले उसके 2 तरह के यूज़र होते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल यूज़र और दूसरा होता है बेटा एक्सटर्नल यूज़र। ये ध्यान दीजिए, 2 तरह के यूज़र होते हैं भाई। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जो हमारे पास बैलेंस शीट आती है, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, उनको यूज कौन कौन करता है? तो बेटा उनको यूज करने के लिए 2 तरह के यूज़र हैं। यूज़र को 2 ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है इंटरनल यूज़र और दूसरा है एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र में बेटा है मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट बैलेंस शीट्स का यूज करता है फर्दर डिसीजन लेने के लिए। दूसरा है बेटा शेयर होल्डर्स, उनको भी ये जानना होता है कि कितना डिविडेंड मिला, फर्म ने कितना अर्न करा, प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही फर्म की। बाकी तीसरा है एम्प्लॉय, ये लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के या फिर कहें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के इंटरनल यूज़र हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स के। अब मान लीजिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी कंपनी में, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उस कंपनी के बैलेंस शीट्स को देखोगे, उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करोगे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी लगेगी तभी तो इन्वेस्ट करोगे, है कि नहीं? चलिए, तो देखिए, अगर आप पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो, चूँकि आप कंपनी के इंटरनल हो ही नहीं, आप तो एक्सटर्नल बाहर के फैक्टर हो, बाहर के फोर्सेज हो, तो इसीलिए आपको एक्सटर्नल यूजर के कैटेगरी में रखा गया है। बैंक्स हो गए बेटा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, इवन स्कॉलर्स जो होते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स जो होते हैं, ये और पब्लिक आम जनता भी जानना चाहती है। हम भी जानना चाहते हैं कि टाटा कितना सेल कर रहा है, टाटा की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, रिलायंस की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, तो हम भी जानना चाहते हैं, तो हम लोग भी एक्सटर्नल यूजर की कैटेगरी में आएंगे। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के दो तरह के यूजर हो गए बेटा, इंटरनल और एक्सटर्नल। अच्छा, ये जो भी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक बात सारे बच्चे अपने ध्यान में बैठा लो कि बेटा मैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपको अभी दे रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके एडमिशन, बीकॉम एडमिशन से रिलेटेड है बेटा। चलिए आइए अब देखिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए। तो देखिए चार चीज़ें, एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर चार तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एक कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बेटा रिलायबल होना चाहिए, दूसरा कि रिलेवेंट होना चाहिए, तीसरा अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, चौथा कंपेरेबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब क्या बेटा? कि डाटा जो भी इन्फॉर्मेशन हो पर्सनल बायस से फ्री हो, अकाउंटेंट का या फिर किसी भी अदर पार्टी का किसी भी तरह का पर्सनल बायस इन्वॉल्व ना हो इन्फॉर्मेशन में, ऐसे इन्फॉर्मेशन को रिलायबल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। रिलेवेंट देखिए, इन्फॉर्मेशन बेटा इतना हो कि आप डिसीजन ले सके। या तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अननेसेसरी टाइम टेकिंग हो जाएगी, या तो इन्फॉर्मेशन अगर बहुत कम रहेगा तो प्रॉपर डिसीजन लेने में आपको अच्छी खासी हेल्प नहीं मिलेगी। तो इन्फॉर्मेशन इतना होना चाहिए कि एडिक्वेट हो, डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि देखिए मैटरनिटी कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, डिस्क्लोजर नॉर्म्स भी गवर्नमेंट ने बना रखे हैं कि कौन सी कंपनी के डिस्क्लोजर नॉर्म्स भी गवर्नमेंट ने बना रखे हैं कि कंपनियों को कितनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। तो याद रखिए सिर्फ प्राइमरी नहीं, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन के अलावा कुछ सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन भी कंपनीज को रिवील करनी पड़ती है ताकि जो भी स्टेक होल्डर हैं प्रॉपर डिसीजन ले सकें, और इसीलिए ऐसे को बोलेंगे कि इन्फॉर्मेशन जो है वो रेलिवेंस है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन ऐसा हो बेटा, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो जिस पर्पस से हमने बनाया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही मैसेज कन्वे करे। ठीक है, देखिए, कन्वेट द मीनिंग सेम एज इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर इंफॉर्मेशन जिस पर्पज के लिए प्रिपेयर करा गया है वही पर्पज वही मीनिंग वो कन्वे करे। इन्फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जो कि कंपेरेबल हो ओवर पीरियड ऑफ टाइम। एक कंपनी के डाटा को कंपेयर किया जा सके, एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर किया जा सके, या फिर सिमिलर नेचर की दो कंपनियां, दो या दो से अधिक कंपनियों के डाटा को कंपेयर किया जा सके। आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए। चलिए, तो ये रही बात बेटा, आपने पढ़ा कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, आपने पढ़ा कि यूजर्स कौन कौन से होते हैं। अब मैं बात करता हूँ बेटा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दो तरह के सिस्टम्स आपको पढ़ने होते हैं, पहला होता है बेटा डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम डेवलप हुआ था बेटा 1494 में। पहली बार इसको लूका पैसियोली नामक एक इटालियन अकाउंटेंट ने अपनी बुक में इसका जिक्र किया था, डबल एंट्री सिस्टम का जिक्र किया था।
डबल एंट्री सिस्टम में सारे ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, और दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम अनसिस्टमेटिक अनरिलायबल मेथड है अकाउंटिंग रिकॉर्ड कीप करने का। बेसिकली इसको स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल बिजनेसमैन यूज करते हैं जिनके पास लिमिटेड नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी होती है। चलिए, तो ये दो तरह के अकाउंटिंग सिस्टम्स आपको पढ़ने हैं बेटा आगे। अब देखते हैं बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझते हैं, कुछ जनरल रूल्स गाइडलाइंस होती हैं जो अकाउंटेंट को फॉलो करने पड़ते हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। तो आइए हम पढ़ते हैं गैप के बारे में। मेरे ख्याल से सबने सुन रखा होगा कि गैप क्या है। तो गैप है बेटा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। गैप है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखिए इसको डिफाइन कैसे करा गया है। तो गैप रूल्स गाइडलाइंस एडॉप्टेड, ऐसे रूल्स ऐसे गाइडलाइंस जिनको एडॉप्ट करा गया है फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन सो एज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल सी बात है, जैसा मैंने कहा कि वो रूल्स वो गाइडलाइंस जिनको एडॉप्ट करा गया है इसलिए कि ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। ऐसे गाइडलाइंस ऐसे रूल्स को हम गैप GAP यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं बेटा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बेसिकली दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला पार्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा पार्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। तो यहाँ पे जो मैंने ये स्पेस छोड़ रखा है इस पे आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल लिख लोगे बेटा। आइए पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या एजम्पशंस। देखिए जो हम अकाउंटिंग करते हैं, जो भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हम अडॉप्ट करते हैं वो बेसिकली तीन तरह के एजम्पशन पे बेस्ड होते हैं। पहला एजम्पशन है बेटा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जो भी बिजनेस है उसको एज्यूम कर लिया जाता है कि बिजनेस की लाइफ जो है वो बहुत लंबी है। बिजनेस लिक्विडेट होने के लिए यानी बंद होने के लिए ओपन नहीं करा गया है। बिजनेस की लाइफ साइकिल अभी अनसर्टेन है और लंबे समय तक चलेगी। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है बेटा, आपसे पूछ सकता है कि फिक्स एसेट्स जो रिकॉर्ड किया जाता है एट कॉस्ट वो कौन से एजम्पशंस को, कौन से कॉन्सेप्ट को फुलफिल करता है। जैसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि फिक्स एसेट्स को आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो डेप्रिसिएशन का अमाउंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ये कौन से कॉन्सेप्ट को फुलफिल करता है। तो बेटा ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को ही फुलफिल करता है जो हमें फिक्स एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कॉस्ट प्राइस में से हम जब डेप्रिसिएशन का अमाउंट सब्ट्रैक्ट करके फिक्स एसेट्स को दिखाते हैं, फिक्स एसेट्स की वैल्यू को दिखाते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि फिक्स एसेट्स का बेनिफिट आगे आने वाले कमिंग ईयर्स में भी लेना है। तो पूरा का पूरा फिक्स एसेट्स की वैल्यू को हम एक ही बार में डेप्रिसिएट नहीं करते हैं, एक ही साल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे एक ही साल के बर्डन नहीं देते। हम सिर्फ उतना अमाउंट ही राइट ऑफ करते हैं जो एस्टिमेट किया गया होता है, जितने की अर्निंग, जितने का बेनिफिट हमको इस पर्टिकुलर ईयर में, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में मिला है। अब देखिए एक अगला कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी प्रिंसिपल हमने अडॉप्ट करा है उस प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। इसका मतलब ये कभी नहीं हुआ बच्चों कि कोई भी अकाउंटेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं कर सकता। जैसा कि आप सब जानते हो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बहुत सारे मेथड हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, एन्युटी मेथड है और भी बहुत सारे मेथड्स हैं बेटा। तो जो इतने मेथड्स हैं, अगर बेसिकली ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो स्ट्रिक्ट लाइन मेथड से, तो बेटा एक कंसिस्टेंट पीरियड तक आप उसी मेथड को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि हर अकाउंटिंग ईयर में मंथ टू मंथ आप मेथड्स को चेंज करते रहो, ऐसा नहीं कर सकते आप। हाँ, लेकिन इसका मतलब एक नहीं हुआ कि आपको अकाउंटेंसी, आपको कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ने रिजिड कर दिया है कि आपको इसी पे स्टे रहना है। तो आप प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हो आफ्टर गिविंग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। चलिए एक्यूरल कॉन्सेप्ट की तरफ समझते हैं कि एक्यूरल कॉन्सेप्ट क्या है बेटा।
एक्युरल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। ध्यान दीजिएगा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैपनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस रेदर देन व्हेन पेमेंट रिसीव और पेड। इस बात को हम इग्नोर करते हैं कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट कब दिया गया या फिर कब रिसीव हुआ है, वो ट्रांजैक्शन किस अकाउंटिंग पीरियड का है, कब बिलोंग करता है किस अकाउंटिंग पीरियड से, उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होगा, ऐसा कहता है हमारा एक्युरल कॉन्सेप्ट। अब आइए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं उनको देखते हैं बेटा। पहला प्रिंसिपल जो है अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल सिंपली ये कहता है कि बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग हैं। बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कानून के नज़रों में उसका एग्जिस्टेंस सेपरेट है, उसका अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। चलिए अब मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स। बेटा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल सिंपली यही कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जिनको कि मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जा सकता है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, या फिर अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स क्या कहता है। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये कहता है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी प्रिंसिपल है बेटा किसका, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, वो ये कहता है कि बिजनेस की लाइफ साइकिल बहुत लंबी होती है, कोई भी बिजनेस लिक्विडेट होने के लिए ओपन नहीं किया जाता। तो जो बिजनेस की लाइफ साइकिल है वो बहुत लंबी है। उस लाइफ साइकिल को हम क्या करते हैं, वेरियस टाइम इंटरवल में बांट देते हैं ताकि समय समय पे हमको अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस का पता लग सके। और बेसिकली वो पीरियड 1 साल का होता है, और वो 1 साल कहीं कहीं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, कहीं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है बेटा, ऐसे चलता रहता है। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल यही बोलता है कि जो लाइफ साइकिल है बिजनेस के, उस लाइफ साइकिल को वेरियस टाइम इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, अब देखिए फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ये बिजनेस को अपने सारे ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करने हैं। मैटरनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करो जो मटेरियल हो, यानी कि जो इम्पोर्टेंट हो। ऐसे ट्रांजैक्शन जो डिसीजन मेकिंग में किसी तरह के हेल्प नहीं करते, सपोर्टिव रोल प्ले नहीं करते, उन ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करने से आप बच सकते हो। प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स, ये बड़ा अच्छा प्रिंसिपल बेटा, इसके बारे में आई होप कि आप सबने सुना होगा। ये प्रिंसिपल सिंपली यही कहता है कि एंटीसिपेटेड लॉस को, ऐसा लॉस जो अभी हुआ नहीं है बट होने वाला है, उस लॉस को बिजनेस कंसीडर कर लेता है, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बेटा अभी आपका बैड डेब्ट नहीं हुआ लेकिन आपने पहले से ही प्रोविज़न बना लिया, क्यों? क्योंकि आपको लगा कि हो सकता है आने वाले कमिंग फ्यूचर में कुछ पैसा मेरा डूब जाए, बैड डेब्ट डिक्लेयर हो जाए। लेकिन एंटीसिपेटेड प्रॉफिट के लिए कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है अनलेस एंड अनटिल, जब तक वो प्रॉफिट रिसीव ना हो जाए फर्म को। ठीक है, अब आइए हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होंगे या फिर जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू होगी, जिस वैल्यू पे फिक्स एसेट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे अकाउंट्स में, वो उसका कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन होगा। यानी कि ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड होंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होंगे, न कि प्रेजेंट मार्केट वैल्यू पे होंगे। ठीक है, और बेसिकली वो ट्रांजैक्शन फिक्स एसेट से रिलेटेड होने चाहिए। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि अकाउंटेंट डेबिट और क्रेडिट साइड्स को मैच कराता रहता है, एक्सपेंस और रिसीप्ट साइड को मैच कराता रहता है, ताकि उसको ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस या नेट लॉस का पता चल सके। डुअलिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और दोनों डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसका जस्टिफिकेशन अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज है। तो अगर आपसे पूछे कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये किस प्रिंसिपल को
देखिए बेटा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रेवेन्यू तब रियलाइज माना जाएगा जब ये ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करे या फिर उसके लिए ऑब्लिगेशन इस्टेब्लिश किया जा चुका। जैसे मान लीजिए एक फर्म ने 5,000 रुपये का सामान क्रेडिट पे बेचा, हो सकता है कि उसका पेमेंट उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिसीव हो, लेकिन वो उस ट्रांजैक्शन पे किया गया रेवेन्यू, अर्न किया गया रेवेन्यू इसी अकाउंटिंग ईयर का एज्यूम होगा, क्योंकि फर्म ने अपना ऑब्लिगेशन इस्टेब्लिश कर दिया गया। तो सिंपल सी बात है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट दो चीज़ों पे फोकस करता है, या तो पैसा रिसीव हो जाए या तो फर्म अपने पार्ट का ऑब्लिगेशन परफॉर्म किया जा चुका हो, तभी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब देखिए लास्ट प्रिंसिपल क्या है, वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। बेटा ये प्रिंसिपल ये बताता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो वेरीफाइएबल होना चाहिए, पर्सनल बायस से फ्री हो, किसी तरह का पर्सनल बायस ना इन्वॉल्व हो, ऐसे ट्रांजैक्शन होने चाहिए। सिंपल सी बात है, एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि आपको ये सारे याद नहीं करने, आपको बस एक बार गो थ्रू होना है, माइंड में इन चीज़ों को रखना है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इसीलिए आप बस इसको क्लियरली समझते जाइए, रटने के पीछे न भागिएगा। और रटने वाला काम मैं आपको अभी देने वाला हूँ, उसको तो आपको रटना ही पड़ेगा बेटा। देखिए आज का आपके लिए होमवर्क है कि आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिन अकाउंटिंग 1 से 10 तक वाले सब रट जाने हैं बेटा। 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है इसको अब आप याद नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मर्ज हो चुका है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में जो कि फिक्स एसेट्स से रिलेटेड है, डेप्रिसिएशन उसमें जाके मर्ज हो चुका है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 पे कुछ नहीं है, तो आपको बाकी सारे याद करने हैं। और उसके बाद बेटा ये पेज के सारे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रटने हैं। अगले पेज पे जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे मैंने टिक कर रखा है 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 26, इनको अच्छा खासा फोकस देना है, बाकी सबको एक बार आपको पढ़ लेना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।